मेरे पापा मम्मी का साथ छोड़ दिया, गांव वालों ने साथ छोड़ दिया, भाई बंद तो खैर बात ही छोड़ दो, परछाई तक ने साथ छोड़ दिया मेरे पापा मम्मी का, परछाई तक ने। और मेरे माँ बापों को इतना टॉर्चर किया जा रहा था, इतना टॉर्चर किया जा रहा था जिसकी कोई हद नहीं है। नीचे आके देखा तो आग लग रही है, आग लग रही है। तो पूरी केबिन को ऐसा उल्टा कर रखा था और पेट्रोल छिड़क रखा था और आग लगा रखी थी। तो भाई साहब उस इंसान की मनसा दिखाता हूँ मैं, गुजर समाज के कीड़े को, मैं भी गुजरूँ लेकिन उस कुत्ते की औकात दिखाता हूँ। अंकिता को क्या बोलता है एक दिन फ़ोन करके कि तू मेरे से बात करने लग जा, और मैं तेरे से प्यार व्यार करता हूँ, और मैंने भाई तेरे को इसलिए बनाया है कि तू मेरे से बात करने लग जा, और अगर तू मेरे से बात नहीं करेगी तो मैं तेरे को पकड़वा दूंगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे अंकिता मस्तराम व्लॉग्स यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, मैं अंकिता गुजर और मैं मस्तराम गुजर, हम दोनों हस्बैंड वाइफ है गाइस। तो आप सभी को बहुत टाइम से हमारा इंतज़ार था कि भाई आपकी स्टोरी, आपकी जर्नी, आपका सब कुछ आपके बारे में कैसे कब बताओगे, कैसे बताओगे। तो गाइज फाइनली हमारे लिए ये दिन आ गया है। तो आज हम हमारी स्टोरी बता रहे हैं आप सभी को। मुझे टेंशन भी हो रही है कि भाई हमारी स्टोरी किसी को बुरी ना लगे, क्योंकि हम किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी स्टोरी से जो हमारे साथ हुई घटना, जिन लोगों ने हमारे को ब्लैकमेल किया, जिन लोगों ने हमारे को बहन भाई बनाया, जीजा बोला, उसी ने हमारे साथ गद्दारी करी। तो हम चाहते हैं कि जो स्ट्रगल मैंने किया है वो आप लोग नहीं करें। आप लोग भविष्य में मोटिवेशन हो, आप पॉजिटिव ही सोचो। हमारी स्टोरी को आप नेगेटिव बिल्कुल मत लेना कि आप तो आपके माँ बाप के नहीं हुए तो हमारे क्या होंगे, ये सब नेगेटिविटी है। आप पॉजिटिव लेना कि हम कहाँ गलत थे, कहाँ सही थे। हम इसीलिए आपको आ रहे हैं कि हम तो देखो, हमारे तो पीछे खूब लगे हुए लोग मारने के लिए। हम चाहते हैं कि हम जब तक जिए तब तक आपको हमारी स्टोरी बता के जाए, तो हम मर जाए भले लेकिन हमारी स्टोरी हमेशा जीवित रहे, हम यही चाहते हैं। तो आप हमारी स्टोरी को 1% स्किप मत करना। आप मोटिवेशन होगे, ये मेरा वादा है। आप एक एक चीज़ सीखोगे, ये मेरा वादा है। लेकिन आप 1% वीडियो को हटाना मत। और जितनी भी आप शेयर कर सकते हो ना, आपसे हाथ जोड़कर हम दोनों आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप जितनी भी हो सकते हो ना, इस वीडियो को शेयर कर देना बस प्लीज़। ये वीडियो मिलियन पे नहीं, पता नहीं कितनी मिलियनों पे जानी चाहिए, मैं आपसे ये आशा करूँगा। आपको पसंद आए नहीं आए, लेकिन आप इस वीडियो को 100% शेयर कर देना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो गाइज अब हम करते हैं हमारी जर्नी स्टार्ट। गाइज, मैं अंकिता गुजर, अंकिता बासरोटा गुजर, और ये मस्तराम बजाड़ गुजर। हम दोनों एक ही गांव से, ग्राम बरूदन, तहसील उनियारा, जिला टोंक, राजस्थान से। और हम अभी हस्बैंड वाइफ है। हाँ, तो गाइज मेरे परिवार में मेरे पापा, मेरे दादा, मेरी दादी और मेरी मम्मी और मेरी बहन है जिसकी शादी हो गई, और मेरे छोटे बहन भाई है और मैं हूँ। हम चार बहन भाई है, और मेरे पापा मम्मी है, और मेरे पापा खेती करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से है। तो फ्रेंड्स, मेरी फैमिली में मम्मी पापा और 2 भाई, और हम 3 बहनें, 5 बहन भाई हैं और मम्मी पापा है। तो फ्रेंड्स बात ये है कि मैं भी इसके परिवार से बहुत प्यार करता हूँ, और ये भी मेरे परिवार से बहुत प्यार करती है। लेकिन उन लोगों को नहीं लगता है कि हम करते हैं, हमने गलत किया है, इसलिए हम कोई बात नहीं, हम गलत किए। लेकिन आप सब बताना, आप सबको ये बताना ज़रूरी है कि हम कहाँ गलत थे और कहाँ सही थे। तो फ्रेंड्स मैं 2016 से नर्सिंग करने लग गया था जयपुर से। और जब नर्सिंग कर रहा था तो नर्सिंग कर एग्ज़ाम लग गई थी, और मैंने थर्ड ईयर क्लियर किया है नर्सिंग में। 4th ईयर करता तो मेरी कंप्लीट नर्सिंग हो जाती है, मुझे डिग्री मिल जाती, लेकिन नहीं हुआ। तो जब 3rd ईयर का एग्ज़ाम देके मैं गांव आया तो लास्ट में अंकिता जी से मेरी मुलाकात हुई गांव में ही। हम एक दूसरे को कम ही जानते थे क्योंकि मिलते नहीं थे, हम दूर दूर भी रहते हैं और हमारा गोत्र भी अलग अलग है, तो हमारा आना जाना भी कम नहीं था, तो हम जानते नहीं थे। तो जब ये 10th में पास हुए, मैं नर्सिंग में पास हुआ, तो हमारे एक दूसरे से बात हुई, तो हमारी पहचान हुई। तो पहचान ज़्यादा लंबी बढ़ गई, बातें करने लगे, एक दूसरे को जानने लग गए। तो जब हम पहचानने जाने तो तभी ही बातें शुरू हो गई थी कि भाई हम एक गांव के हैं, हमारा मिलन ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलेगा, इससे अच्छा है कि मिले ही नहीं। तो फिर लास्ट में दोनों बिछड़ने से भी डर रहे थे कि भाई एक दूसरे, देखो आपको भी पता है कि एक दूसरे से बिछड़ना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, किसी को छोड़ना छोटी मोटी बात नहीं होती है। तो दोनों ने डिसीजन लिया कि भाई घर वालों को मना लेंगे, जो भी होगा मना लेंगे घर वालों को, गाँव ही तो है, कर देंगे घर में। तो फिर जब ऐसा दिन आया कि अब घर वालों को मनाना चाहिए, शादी हो जाएगी नहीं तो अंकिता जी की, तो फिर हम दोनों ने घर वालों को बोला,
तो भाई साहब घर वाले तो खिलाफ हो गए, क्योंकि अपने समाज में ऐसा होते नहीं है, ऐसा किया नहीं। तो मैं तो चाहता था कि देखो, कोई भग के जाए इससे अच्छा है शादी कर दो, कोई ट्रेन के नीचे मरे इससे अच्छा है उसकी शादी कर दो। कम से कम किसी परिवार का बच्चा ना मरे, किसी परिवार की इज्जत ना जाए। शादी करने से किसी की इज्जत नहीं जाती है। अगर अपनी लड़की या लड़का खुश है तो उनके ऊपर छोड़ दीजिए। मैं तो अभी भी आपसे एक सबसे यही निवेदन करता हूँ, इसमें आप गलत मत सोचना कि ये समाज को बिगाड़ने का काम कर रहा है। मैं समाज को आगे लेके जाऊँगा हमेशा, कभी पीछे नहीं रखूँगा। मेरा समाज मेरे माँ बाप है, और जैसे मेरे माँ बापों को प्यार करता हूँ मैं वैसे समाज को प्यार करता हूँ। तो मैं मेरी जर्नी के साथ मैं सब कुछ बताता जाता हूँ, आप सुनते जाओ। तो जब घर वालों को मैंने मनाया तो नहीं माने। तो अंकिता जी ने बोला कि भाई मैं तो मर जाऊंगी तेरे बिना, मैं तो रह ही नहीं सकती। तो मैं तो थोड़ा समझदार था, ये थोड़ी बोली टाइप की है, तो मैंने बोला कि भाई नहीं, मज़ा आएगा और अपन दोनों भाग भी जाएंगे तो नहीं छोड़ेंगे, मेरे माँ बाप भी मर जाएंगे, तेरे माँ बाप भी मर जाएंगे। लेकिन हमारी बातें चलती गई 1 महीने तक। वो लास्ट डिसीजन यही निकला कि भाई नहीं रह सकते एक दूसरे के बिना। मैं भी इसको मोटिवेशन देता था लेकिन नहीं रह सकता था यार, अकेला जाके रोता था मैं कहा यार नहीं जी सकते इसके बिना। तो हम एक दूसरे घर वालों को बताया, तो घर वालों ने तो साफ मना कर दिया, नहीं होगा। मेरे पीछे और गुंडे छोड़ दिए। तो फिर दोनों ने लास्ट में डिसीजन लिया कि निकल जाना चाहिए। तो उस टाइम पे अंकिता जी ने एक दिन फ़ोन किया कि भाई आज निकल जाना चाहिए। तो हम भाई ठीक है चल, मैं मना नहीं कर सका इसको। तो मैं उस टाइम पे जयपुर रहता था, मेरे पास एक पैसा भी नहीं था। यूट्यूब का पैसा आता था तो मैं मेरे घर वालों से पैसा नहीं लेता था, मेरा खर्चा मैं खुद ही चलाता था। तो जब इसने फ़ोन किया तो एक पैसा नहीं, तो मैंने हैंड टू हैंड किसी को चैनल बेचा। मेरा 35,000 सब्सक्राइबर था, एडसेंस से था, और उसका नाम भी देव संगीत था। एक बड़ा चैनल था जिस पर 90,000 सब्सक्राइबर है, 90,000 उस टाइम पे, अभी तो 2 लाख है। तो उसको तो मैंने नहीं बेचा, उसको तो मैंने गेम खेला किसी सबके साथ कि भाई मैंने ये चैनल बेच दिया, लेकिन बेचा नहीं था। मेरे को डर था कि यार कोई चैनल पे कोई फालतू की टेंशन आ जाए, कोई चैनल उड़ाने दे, इसलिए तो मैंने वो चैनल देवाजी को दे दिया था। और छोटा चैनल एक खिंडी का मेरा दोस्त है, उसको मैंने बेचा था 35,000 में। तो 35,000 रुपये मेरे पास आ गए, तो मैं चला गया अंकिता को लेने। तो अब मैं सोच चुकी यार मेरे पास बाइक नहीं है, गाड़ी नहीं है, तो मैं कैसे लेके जाऊँ इसको। तो फिर मैंने देव बांसोटा को कॉल किया, और देव बांसोटा एक ही कॉल पे आ गया। वो बोला कि कोई बात नहीं यार, ये भी बांसोटा, मैं भी बांसोटा, ये मेरी बहन है, आज से तुम गलत नहीं कर रहे हो, तुम सही हो बिल्कुल। तुम्हारे पास एक ही डिसीजन है, तुम मरो, इससे अच्छा है तुम चले जाओ। तुम कहीं जाओगे तो तुम अलग कहानी लिखोगे, अलग चीज़ें मिलेगी। कोई बात नहीं, ठोकरें तो मिलनी है तुम्हारे। तू ये लड़की की शादी हो जाएगी तो तू ठोकर खाएगा, इससे अच्छा है कि जो भी होगा देखा जाएगा, तुम चले जाओ। तो देवाजी ने साथ दिया। तो फिर हम निकल गए घर से रात के 11 बजे। तो जैसे घर से निकले, कोयला गांव है हमारे से 2 किलोमीटर दूर। तो वहाँ पे गए, वहाँ का एक पुल है जिसमें पानी भरा हुआ था। उस टाइम बरसात का टाइम था, तो पानी में गाड़ी डूब गई हमारी। बहुत बारिश आ रही थी और हाँ। उस दिन भी। तो उस टाइम पे अभी तो हंसी आ रही है, लेकिन उस टाइम पे तो रोने लग गए दोनों। मैं मर गए अब तो, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ। अपाची है, एक गाड़ी पे 4 जने, एक पे डीबी था हमारे साथ, छत्रपुरा का हमारा दोस्त है वो भी। तो हम 4 थे, तो बैग थे, 2 कपड़े थे हमारे दोनों के। तो अब फिर जयपुर फ़ोन किया हमारे दोस्तों के पास, तो वो गाड़ी लेके आए। तो कैसे भी कर कि हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई 1 घंटे बाद में, और हम पहुंच गए उनियारा। और उनियारा से उन्होंने डायरेक्ट अजमेर हमारे को छोड़ दिया, क्योंकि पता ही नहीं था ना मेरे पापा को पता, नहीं मेरी मम्मी को पता, पूरे परिवार तो छोड़ो, आप किसी दोस्त को भी पता नहीं था कि हम दोनों जा रहे हैं। हमने किसी का सहारा लिया ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि यार मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन बेचारे जो मेरा साथ देंगे ना, उसका सबका ज़िंदगी खराब हो जाएगा। क्योंकि कानून तो अपना ऐसा है ही, किसी को अच्छे काम में भी साथ दोगे तो भी आप तो मरने वाले हो, क्योंकि आजकल पैसा है तो सब कुछ है। तो हम किसी का सहारा नहीं लिया और अजमेर चले गए। अजमेर से मैंने पहले डिसीजन ले लिया था कि मैं गुजरात जाऊंगा, गुजरात में धंधे अच्छे हैं और अच्छे काम धंधे करूंगा और वहीं पे अपनी लाइफ निकाल लूँगा। तो हम दोनों के पास मोबाइल था, उसको तो हमने रास्ते में तोड़ के फेंक दिया था, और हम चले गए अजमेर। बैठ गए तो 35,000 था, तो 5,000 रुपये तो खर्चा में चला गया कार के में, जो हमने कार किया था उसमें 5,000 तो उसमें चले गए, बचे 30,000। तो बैठ के ट्रेन अहमदाबाद चले गई। अहमदाबाद इतनी गर्मी, गुजरात अहमदाबाद में इतनी गर्मी कि भाई साहब हद ही पार हो गई। तो 30,000 रुपये जेब में थे, तो गुजराती समझ में नहीं आवे। तो ऑटो वाले भाई साहब था कोई मुस्लिम, तो उनसे मैंने बोला सलाम वालेकुम। तो बोले वालेकुम सलाम बेटा। तो मैंने बोला कि अंकल ऐसे मेरे को रूम चाहिए, और हम नए नए आए और हमारे को धंधा भी पता नहीं इधर। तो उस अंकल से तो उसके बाद में हमारी मुलाकात नहीं, और पहचानते भी नहीं, हम तो भूल गए। लेकिन उस अंकल ने हमारे को राह दिखाया कि भाई ऐसी ऐसी जगह है, वहाँ चले जाओ तुम, वहाँ पे सस्ता रूम मिल जाएगा, तुम्हारे को काम धंधा भी मिल जाएगा। तो हम आ गए पैदल 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 4 किलोमीटर बैग सिर पे रख के उस जगह पे। इतनी गर्मी तो पसीने पसीने हो गए।
तो चाय के होटल पे चले गए हम। चाय के होटल पे जाके पूछा कि अंकल हमको रूम चाहिए, तो उन्होंने कोई रूम बताया। तो वहाँ पे हाँ ठीक है रूम मिल गया, 2500 में हमारे को रूम मिला और लाइट बिल अलग था। तो रूम की मिल गया। तो यहाँ पे क्या गुजरात में क्या सिस्टम है कि पहले डिपॉजिट पैसा जमा कराओ, तो 3000 रुपये डिपॉजिट दे दिया और बच्चे कितने 28,000। 28,000 में से 1000 रुपये तो हमारा ट्रेन में खर्च हो गया था, खाना पीना ट्रेन का टिकट ही है, तो 27,000 बचा। तो 27,000 बचे थे, तो उसमें से हमने एक पंखा ले लिया, गर्मी बहुत थी, और नीचे बिछाने के बिस्तर ले लिए, गैस की टंकी चूल्हा ले लिया, और थोड़े बहुत कपड़े नहीं थे हमारे पास पहनने के लिए, तो हमने कपड़े ले लिए। तो भाई साहब लास्ट में 7-8-9 हज़ार रुपये खर्च हो गए, क्योंकि गैस की टंकी मिली थी उस टाइम पे 4,000 की, गैस की टंकी और चूल्हा दोनों। तो ऐसे कर करके हमारे पास 18-19 हज़ार रुपये बच गए। तो फिर वही चाय के होटल वाले ने रूम दिलाया, तो हम फिर निकल गए, कोई काम धंधा दोनों निकल, पैदल पैदल काम धंधा ढूंढने। 2 दिन तो घर पे रहे, फिर काम धंधा ढूंढने निकल गए। तो गाइज फिर एक मारवाड़ी भाई था, उसका नाम था दिनेश, तो उससे अभी भी हमारी बात होती है। तो वो उस भाई साहब के पास हम चाय पी के उनसे बोले कि भैया हमारे को काम चाहिए। तो उन्होंने बोला यार काम तो है क्या। उन्होंने पूछा कि कहाँ से हो, ऐसे एड्रेस बताया, तो मारवाड़ी था, तो मारवाड़ी काम आ गया। तो वो बोला कि काम है भैया, ट्रांसपोर्ट में है, आप कर लोगे। मैं कहा ठीक है भाई मैं कर लूँगा जो भी होगा। तो फिर मैंने अंकिता को घर पे छोड़ दिया, और दूसरे दिन वो बोला कि आ जाना काम पे, तो मैं आ गया। तो गाइज आप मानोगे नहीं, ऐसा काम ट्रांसपोर्ट में कि हर किसी से तो हो गई ना, कन्फर्म, ये मेरी गारंटी है। तो टाइम इतना बेकार, देखो सुबह 5 बजे जाऊँ और 11:30 बजे तक मैं फ्री हो जाता वहाँ से, फिर वहाँ से खाना खाने के लिए 11 बजे आ जाता घर पे, और शाम को 5 बजे तक सोता था, 11 बजे से 5 बजे तक, फिर वापस 5 बजे उठता था, और रात के 2:30 बजे तक यहाँ कंधे पे रख रख के और 50-50, 100-100 किलो की बोरियां को, और बस में और ट्रक भरता था ट्रांसपोर्ट में। तो चलता रहा 10 दिन मैंने ये काम किया। तो मैं तो वैसे दुबला पतला, मेरा तो जी निकल गया पूरा, पर मैं रुका नहीं। मैं अगर रुकूंगा तो पैसा कहाँ से लाऊंगा, मेरे पास तो 17-18 हज़ार ही बचे थे। तो काम करता रहा, काम का पैसा महीने में मिले, तो हमारे पास खर्चा वो कर करके 15,000 बच गए। तो जो मारवाड़ी भाई ने हमारे को जो काम दिखाया था ना, उसी भाई ने बोला कि यार एक चाय की होटल बिक रही है क्या, तो तू ले ले, उसके सामान वामान ले ले, और रूम का भाड़ा जो बनता है वो दे देना। तो मैंने अंकिता से शाम को जाके पूछा कि भाई ये बात है। तो हम 10-15 दिन तो उस ट्रांसपोर्ट में काम करते हुए निकल गया था, और फिर मैं चला गया चाय के होटल पे देखने। तो उन्होंने बोला भाई कितने की देंगे, कि 15,000 में सारा सामान आपको दे देंगे, गैस की टंकी उनकी जो भी है सारा सामान आपको दे देंगे। फिर मैंने बोला भाई कितना दूध निकलेगा, मेरा कितना पैसा बचेगा, कि भाई अभी तो कम ही दूध आता है, लेकिन तू जितना घूमेगा, जितनी मेहनत करेगा, उतना तेरे को पैसा मिलेगा। मैं कहा ठीक है। तो मैंने उधर का काम छोड़ दिया, चाय के होटल पे आ गया। अब चाय के होटल पे आ गया तो मेरी चाय के होटल चले ना, 2 लीटर दूध जाए, 2 लीटर में क्या बचता है यार, 100 रुपये भी नहीं बचे मेरे सारे दिन में। तो पहले तो मैं अकेला जाता था, फिर 10 दिन मैंने अकेले नहीं किया, नहीं हुआ, मेरी नींद खराब होने लग गई, नींद मतलब थक चुका था मैं। सुबह 4 बजे जाऊँ, रात के 9 बजे घर पे आऊँ, सारे दिन अंकिता घर पे अकेली। तो लास्ट में डिसीजन लिया कि अंकिता तू भी होटल पे चल, तू चाय बनाया कर, मैं घूमूंगा चाय के डिब्बे लेके, जहाँ भी तू बोलेगी मैं उधर, मतलब जहाँ पे भी लोग बोलेंगे कि भाई इधर चाय लेके आओ, वहाँ मैं घूमूंगा। तो हमने 10 दिन तक तो वैसे चाय चलाई, फिर अंकिता ने लग गई। तो अंकिता को मैंने धीरे धीरे चाय बनाना सिखा दिया 4-5 दिन में। तो अंकिता बनाने लग गई चाय, और मैं दोनों हाथों में केटलियाँ लटका के डिस्पोजल आगे की जेब में रख के और चलने लग गया। 5 किलोमीटर का इधर का फेरा हो, 5 किलोमीटर का इधर का फेरा, और जब तक मेरे दोनों डिब्बे खाली नहीं हो मैं घर पे नहीं आता वापस। इतना थक जाता था, 5 किलोमीटर इधर की साइड में पैदल चलता था, फिर वापस 5 किलोमीटर पैदल आता था, 10 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर इधर पैदल जाता था, फिर 5 किलोमीटर इधर से वापस पैदल आता था। साइकिल मोटरसाइकिल कुछ नहीं था। तो 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर का डेली रूटीन हो गया मेरा। और वही सुबह 4 बजे आऊँ, अंकिता 9 बजे आए, रोटी बना के मेरे लिए रोटी खिला के, फिर अंकिता 5 बजे तक रहे, फिर मैं रात के 9 बजे तक रहूँ। मेरे सामने एक 20 साल पुराना चाय वाला था, तो उसकी होटल चलती थी जोरदार। तो मैं सोचता हूँ कि यार इसको कंपटीशन देना है ना, तो मैं इससे ज़्यादा ही भागूंगा। तो उससे 1 घंटे पहले आता था, 1 घंटे बाद में बंद करता था, फिर भी मेरा 10 लीटर दूध निकले, मतलब 500 रुपये रोज के मिलने लग गए मेरे को। और नहाना भी नहीं हुए, इनके कपड़े इतने मैले गंदे, क्योंकि चाय के होटल पे डस्ट, चाय बनाना नहीं आता था। हाँ, तो पूरी चाय उबलती थी ना, तो पूरे कपड़े खराब, कई बार हाथ गर्म,
कई बार कई चाय बार तो हमारी चाय भरी की भरी गिर जाती थी, हाँ जल कई भी जाती थी पूरी कई जल बार। जाते थे, पूरी चाय गिर जाती थी। हाँ, तो हाथ तो ये मेरे कंपटीशन मतलब चालू हो गया गाइस। अब कितना भाग सकता है इंसान, सुबह 4 बजे से शाम की 10 बजे तक कितना भाग सकता है, 10 दिन भागिए। हाँ, मेहनत इतनी, मतलब घूमते, ये तो बहुत घूमते थे, बहुत पैदल चलते थे, तो इनको तो मतलब दुकान पे जैसे आके पहुंचे ऐसे ऐसे मतलब गूंगने लग जाए। और मैं भी बहुत थक जाती थी, मेरे पैर सूज जाते थे। मैं तो खड़ा खड़ा भी सो लेता था, हाँ, इतना और थक जाता था। बारिश, उस टाइम पे बारिश का मौसम था तो बारिश आती थी, और गर्मी भी इतनी तेज, पंखा कूलर कुछ नहीं उस गर्मी में उसमें। रोड पे हमने चाय की होटल लगाई थी। तो भाई साहब उसके बाद में आप मानोगे नहीं, मेरे पैंट यहाँ से फट गए सारे, हाँ, और पूरे पैरों में छाले, अंकिता के पैरों में छाले, ऐसे ऐसे सूज गए ऐसे थे ऐसे पैर छूज गए कि मतलब मैं भागू नहीं। और कभी। सब सब चाय पीने वाले बोले यार भाई दुनिया देख ली हमने कि तेरा जैसा इंसान नहीं देखा। और सही बताऊं मैं मतलब भयंकर तरीके से थक चुका था, जोरदार तरीके से थक चुके थे। लेकिन 15 दिन 20 दिन हमने कैसे भी कर करा के निकाले, भागे भागे, फिर थोड़ी थोड़ी आदत हो गई हमारी कि भाई ठीक है अभी कमाना है ना, तो भागना होगा, कभी काम नहीं किया ना, इसलिए ऐसा हाँ, हुआ था। है ना। तो भागता रहा, फिर रूटीन हो गया मेरा, भाई ठीक है भागना है, तो भागता रहा। तो इसके बाद में घर वाले से मेरी बात ना हो, क्योंकि मैं ऐसा मैटर करके आया। तो मेरे माँ बाप से, दादा दादी से, बुआ बहन, मेरे देवा ने मेरे को सपोर्ट किया, उससे किसी से मैंने बात करना बंद कर दिया। क्योंकि देवा से अंकिता भी की नहीं बात की हमने। क्योंकि मेरी अंकिता की तो एज हो गई थी 18 साल, लेकिन मेरे 21 साल में 3 महीने कम थी। तो मैं नाबालिग था, तो मेरी शादी नहीं होती इससे। तो 3 महीने तक तो हमने किसी से, बच्चे से भी कांटेक्ट नहीं किया। तो 1 महीना चाय की होटल हमने चलाई बढ़िया। उसके बाद में जो ये नहीं आते अपने माताजी बेरू जी के लिए मांगने की भाई 200 दो, चंदा मांगने आते हैं कि 1000 दो, 1100 दो। उगाई बोलते हाँ, तो उस टाइम पे नवरात्रि आ गई दिवाली से पहले। तो नवरात्रि पे कोई हमारे से उगाई करने आ गया कि भाई 1100 रुपये चाहिए हमको। अब हमारे पास उस टाइम पे 500 रुपये बड़ी मुश्किल से निकले, और वो भाई के 1100 रुपये चाहिए हमको। तो मैंने मना कर दिया कि भाई मेरे पास 1100 रुपये तो नहीं है। तो वो गालियाँ वालियाँ निकालने लग गए मेरे को कि तेरी चाय की होटल ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, तुम पैसा नहीं देते हो, ये न वो। तो गर्म खून तो मेरा भी, लेकिन मैं तो मजबूरी में फंसा हुआ था, गर्म खून तो मेरा भी। तो मैंने भी उनसे झगड़ा कर लिया कि भाई यहाँ जा नहीं दूंगा, जा करना है तेरे को कर ले। अब मेरे को क्या पता है कि बाद में क्या होने वाला है। तो भाई साहब अब मैं रात के 10 बजे होटल बंद करता हूँ, जाके सो गया। तो सब होटल वाले चाय, सब मतलब आसपास में मैं जितने को भी चाय बेचता था सब जानते थे मेरे को। तो वो जो बंदों से मेरी लड़ाई हुई, सब दारू पी के रात के 2 बजे आके मेरी चाय की होटल को आग लगा दिया। पूरी होटल को तेज ने। पूरी पूरी होटल को तहस महस कर दिया। बीमल, गुटखा, चाय, शक्कर, कप, गिलास सब जल गए हमारे, सब जल गए। तो किसी का फ़ोन आया, रात के 2 बजे सो रहे थे, किसी का फ़ोन आया कि भाई मेरा दोस्त ही था वो, मतलब उसको मैं चाय देता था। तो उसका फ़ोन आया कि भाई तुम्हारी क्या बोलते हैं उसको, केबिन को, किटली। गुजरात में किटली बोलते थे, लेकिन अपनी तरफ केबिन बोलते हैं, चाय की केबिन। तो उसको, केबिन को उन्होंने जला दिया। तो मेरे तो होश खट्टे हो गए। मैं तो अंकिता को उठाया फटाफट और नीचे आया। नीचे आके देखा तो आग लग रही है। आग लग रही है तो पूरी केबिन को ऐसा उल्टा कर रखा था और पेट्रोल छिड़क रखा था और आग लगा रखी थी। तो आग लगा रखी तो पहले तो दोनों बैठ गए और भीड़ हो गई वहाँ पे। रात के 2 बजे भी भीड़ हो गई, पता नहीं कौन कौन थे वहाँ पे, और वो जलाने वाला भी वहीं था। तो उस टाइम पे तो मैं, आंसू तो नहीं आए मेरी आंखों में, लेकिन मैं इतना हताश हो गया, मैं कहा गजब हो गई बात। और सब लोग बोल रहे इसका गैस की टंकी लीकेज है इसलिए आग लग गई। अब ये और टेंशन बढ़ गई। मैं कहा ये तो सब कई दुकान फूट गई थी, तो मैं मर जाऊंगा साला, मैं कहाँ से पैसा दूंगा। तो मैंने जैसे तैसे करके मैंने लॉक खोल दिया। मेरे गर्म थी, फुल आग लगी हुई थी, लेकिन मैंने आग में ही हाथों से मैंने, पता नहीं मतलब उस टाइम पे अभी लगता है कि अपन जले कैसे नहीं, जबकि आग उड़ रही थी, फिर भी हाथों से। तो मैंने हाथों से कैसे भी मेरे पैर से जूते से लगा लगू के, और मैंने उसका लॉक खोल के, मेरा गैस का जो टंकी था ना उसको मैंने अंदर से बाहर निकाल दिया। तो जैसे बाहर निकाला, टंकी सेफ थी, टंकी में कुछ नहीं हुआ था, टंकी एकदम बिल्कुल बढ़िया थी। हाँ, अच्छी निकली तो। हाँ, एकदम बढ़िया निकली। तो भाई साहब टंकी बढ़िया निकल गई उसके, तो मैं क्या नाम से, टंकी बढ़िया निकल गई। तो मैंने बोला कि भाई आग लगाई है इसमें। तो सब लोगों ने समझा बूझ के उस टाइम पे तो भेज दिया कि बेटा तू जा, हम तेरे साथ ही, नो टेंशन रहे। अब नींद तो कहाँ से आएगी यार, दोनों हताश हो गए भयंकर, नींद नहीं आई पूरी रात। सुबह उठ के और होटल पे आ गया। होटल पे आके तो वहाँ भीड़ लगी हुई थी, रोड पे ही होटल पड़ी हुई थी पूरी, ऐसे केबन आड़ी। तो वहाँ पे जाम वाम भी लगा हुआ था थोड़ा बहुत। और
सब लोग भीड़ में इकट्ठे थे। तो कुछ लोगों को गरीबों की भी आती है, कुछ लोगों को कि अच्छा हुआ, कुछ लोगों को कि बुरा हुआ, तो सभी हर प्रकार के लोग वहाँ पे थे। तो किसी ने रात दी कि भाई देख तेरे होटल इन्होंने जला दिया, अब तू जला दिया वो पैसा तो तू कमा लेगा, लेकिन कल तेरे को मार भी सकते हैं लोग, क्योंकि जो लोग होटल जला सकते हैं वो तेरे से दुश्मनी ले लिया, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने केस कर दिया, 100 नंबर पे फ़ोन लगा दिया, अहमदाबाद पुलिस आ गई। मैं कहा सर ऐसे ऐसे मेरे साथ हो गया। उस टाइम पे हमने लव मैरिज भी कर रखी थी, क्योंकि हमारी शादी भी नहीं हुई थी उस टाइम पे। तो एक ऑर्डर था कि पुलिस वाले कहीं अपन को पकड़ के नहीं ले जाए। तो पुलिस वाले बहुत अच्छे थे, तो वो आए और उन्होंने आते ही बोला भाई क्या हुआ। तो मैंने मैटर बता दिया, जो जिसने आग लगाई उसका नाम मैंने बता दिया, क्योंकि चंदा मेरे से वही मांगने आया था क्लियर। तो वो घबरा गया सामने वाला, तो उसका भाई सब आ गए, माफ़ी मांगने लग गए। तो वो भाई हम पैसे दे देंगे इसको जो होटल में आग लगाई है, तुम दुश्मनी मत करो, नहीं दुश्मनी हो जाएगी तो पैसे भी दे देंगे, कैश भी हो जाएगा, फिर जेल से वापस आएगा, फिर तुम दोनों की झगड़ा होगा। तो मैंने बोला हाँ यार ये भी सही है, लड़ने से अच्छा है कि ये जो भी अपना खर्चा हुआ है दे दे, कोई बात नहीं। तो मैंने मेरे खर्चे के लिए बोल दिया, लेकिन मैंने सोच लिया दिमाग में कि अब मैं चाय की होटल नहीं चलाऊँगा। तो मैंने बोल दिया कि भाई मैं चाय की होटल बेच रहा हूँ, अब मैं नहीं चलाऊँगा। तो बड़े बुजुर्ग थे, कुछ गुजरात के पटेल होते, अपने गुजर समाज में माने जाते हैं उनको, तो पटेल थे, तो पटेल आए सब। तो उन्होंने बोला कि तू बेटा घबरा मत, हम तेरे को इतने टाइम से जानते नहीं थे कि तू हमारा समाज का है, अब तू किसी भी समाज का हो, अब तेरे को टच नहीं कर सकता है। तो मैं उनके पेड़ में पड़ गया। मैं मेहनत कर लूँगा, लेकिन अब मैं चाय की होटल नहीं चलाऊँगा। मैंने बड़ी मेहनत से मेरी चाय की होटल खड़ी की थी और सब कुछ खत्म हो गया, और मेरे अंकिता रोने लग गए। तो सही में बहुत रोना है, वो लोग चुप करे, हम चुप ही नहीं रहे, क्योंकि सब कुछ खत्म हो गया था। सब कुछ खत्म हो गया था। पहले तो एक तो घर छोड़ दिया, घर से सब कुछ खत्म, और कोई है भी नहीं दोनों का, कोई पहचान वाला नहीं। तो होटल भी किसी ने जला दी, तो जो हम वापस जुड़ने लग गए थे वापस टूट गए। पैसा नहीं उस टाइम पे, उधार चाय जाती थी, थोड़ा बहुत इधर उधर खर्चा चलता था घर का। तो हताश हो गए। तो सब ने मिल मिला के बोला, दुकान वाले सब आ गए, तो बेटा तू टेंशन मत कर, अब हम तुम्हारे साथ है, तेरी चाय पियेंगे। तो कहते हैं ना कि भगवान जो भी करता है अच्छा ही करता है। उस टाइम पे तो बुरा लगा, लेकिन अभी मेरे को पता है कि जो भी किया अच्छा ही किया। तो भाई साहब उससे बेनिफिट हुआ मेरे को कि जैसे मेरी होटल जली मैं फेमस हो गया। किसी गरीब की होटल जला दिया, किसी गरीब की चाय की होटल जला दिया, तो उससे बेनिफिट क्या हुआ कि जो चाय नहीं पीना पसंद करते थे ना, वो भी मेरी चाय पीने लग गए। हाँ कि बेचारे कितनी कितना मेहनत करता है। और मेरे को इतनी नौकरियां का ऑफर दे, सबके 10,000 हम दे देंगे, 15,000 हम दे देंगे, तुम्हारे पास नौकरी का। लेकिन मैंने बोला मैं खुद क्या करूँगा। तो स्ट्रगल चालू था, मेहनत इतनी करता था कि जोरदार। तो 3 महीने निकल गए। 3 महीने जैसे निकले दिवाली आ गई, होटल चालू कर दी, बढ़िया फेमस हो गया, अच्छी होटल चलने लग गए, तगड़ी चाय बनाने लग गया। तो दिवाली आ गई। दिवाली पे अंकिता जी ने बोला कि देवा भाई ने अपन को इतना सपोर्ट किया है, तो कुछ तो देवा भाई से बात कर ले, अपने माँ बाप से भी बात हो जाएगी, तो देखते हैं क्या होता है। तो मैं कहा ठीक है यार, माँ बाप के साथ पता नहीं क्या हो रहा है, माँ बाप से भी पूछ लेते हैं एक बार। माँ बाप से बात भी नहीं होगी तो कोई बात नहीं, कम से कम देवा से बात हो जाएगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो हमने देवा को फ़ोन कर दिया दिवाली पे, दिवाली के एक दिन पहले। तो देवा को फ़ोन करके बात हुई हमारी। तो देवा ने बोला, देवा उस टाइम पे पुलिस की पकड़ में नहीं था। तो देवा ने बढ़िया बात की। देवा ने हमको समझाया था कि भाई अगर मैं बात करने में अटक जाऊँ, कुछ भी हो जाए तो तुम्हारा एड्रेस मत देना, तुम भाग जाना वहाँ से। मैंने बोला ठीक है। अब मुझे क्या पता देवा आज ही बात हुई कल ही पकड़ा जाएगा। तो देवा जी को दिवाली के दिन ही पुलिस वाले पकड़ के और रात में ही ले गए। अब पता चल रहा है, मतलब देवा ने बताया कि उस रात को मेरे को पकड़ के लेके गए, मेरे को तो नहीं पता था कि उसको पकड़ के ले गए। तो पुलिस वालों ने उसके, मतलब पुलिस वाले तो पुलिस वाले होते हैं, उससे पूछताछ की तो देवा ने बता दिया कि भाई वहाँ रहते हैं, नंबर दे दिया। हमारा नंबर देते हमारी लोकेशन निकल गई। तो लोकेशन निकल गई तो भाई साहब देवा ने गेम खेलना चालू कर दिया। देवा जी ने फ़ोन किया कि मस्तराम यार मैं भी आता हूँ गुजरात में, मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है, तो मैं ट्रेन में आता हूँ। भाई ठीक है आजा। तो देवा और पुलिस वाले साथ में, मेरे को नहीं पता, मेरे को तो अलग अलग नंबर से फ़ोन करे, आगे 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 बस पहुँचने वाले हैं, इस ट्रेन में आ रहे हैं। मैं ठीक है। रात के 11 बज गए, मेरे को फ़ोन करके बुलाया कि भाई आजा तू हमको लेने, मेरे को लेने आ जा के। तो मैं मकान मालिक की मोटरसाइकिल मांग लिया, और दिवाली के दिन अंकिता ने मिठाई उठाई बना कि भाई आ रहा है तो, और सब कुछ रख दिया। तो हमारे लिए तो कुछ भी त्योहार वगैरह ये सब कुछ नहीं था। हमारे लिए तो कोई त्योहार नहीं था। होली के दिन भी हमने चाय की होटल चलाई और दिवाली के दिन भी, और उस दिन भी हमने चाय की होटल चला के ही देवा को लेने गया था मैं। हम भूल गए थे त्योहारों को,
इतने स्ट्रगल में पड़ गए थे कि भाई बस पैसा कमाना है अभी। तो देवा को मैं लेना चला गया रात के 11 बजे, थोड़े थोड़े छाटे आ रहे थे। अंकिता बोलती है कि मेरे को भी लेके चल भाई को लेने। मैं भी चलूंगी तेरे साथ में ऐसा। तो मैं भी कपड़े वपड़े पहन के अच्छे से तैयार हो गई, मैंने कि चलते हैं दोनों। लेकिन बारिश इतनी तेज कि जा नहीं पाए मैं, ऑटो करे तो ऑटो से भी नहीं जा सकते। अब देखना हमारा नसीब, हमारे को तिरुपति बालाजी ने कैसे बचाया। अब बरसात आ गई तो अंकिता को मैं ले नहीं जा सकता, बरसात आ गई तो अंकिता को मैं ले नहीं जा सकता था कि बरसात में भीग जाएगी और बाइक पे आएगी भी नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अकेला जाता हूँ। तो मैं जैसे गया, मेरे को शक था, पहले शक तो नहीं था, मेरे को लगता था कि भाई कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, संभल के रहने में फायदा है। तो मैंने मेरी बाइक ऐसे साइड में खड़ी कर दी पहले से ही। तो जैसे बाइक खड़ी कर दी और मैंने देवा को फ़ोन लगाया, देवा ने किसी के फ़ोन से फ़ोन किया कि भाई मैं स्टेशन पे यहाँ खड़ा हूँ। मगर ठीक है। तो अहमदाबाद वो स्टेशन पे चले गए। मैं जैसे मैं अहमदाबाद स्टेशन पे पहुँचा और देवा सामने आ रहा था और पुलिस वाले पीछे से आके मेरे को यहाँ से पकड़ लिए, यहाँ से पकड़ लिए, पैंट पकड़ ली। 3 पुलिस वाले। एक पुलिस वाला तो मेरा पहचान वाला भी था, गुजरी था वो, मेरे को जानता था कि आजा मस्तराम भाई, आजा मस्तराम भाई। तो क्या मस्तराम भाई, इधर तो जी निकल गया। तो उस टाइम पे मैं झूठ नहीं बोलूँगा और मैं कानून से माफ़ी मांगता हूँ, उस टाइम पे मैंने गाली दी डायरेक्ट कानून को। मगर तुम इतने भूखे हो कि मेरे को इतनी दूर भी नहीं छोड़े, मेरी ज़िंदगी ख़राब करने आ गए। मैं तो मेरी ज़िंदगी पता नहीं कैसे कैसे निकाल रहा हूँ तुम लोग मेरे को यहाँ पे। मैंने देवा को भी गाली दी, मैं देवा गद्दारी कर दी तूने। फिर सब समझाने लग गए कि तेरा कुछ नहीं होगा, लड़की तेरे साइड में ना, तेरा कुछ नहीं होगा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम उधर में उस टाइम पे मेरी लव मैरिज नहीं हुई थी। इनकी तो उम्र भी नहीं थी, इसीलिए तो बैठे थे इतनी टाइम। हाँ, इनकी उम्र दिसंबर में होती और हमको नवंबर में पकड़े थे ना। हाँ, नवंबर में दिवाली पे पकड़े गए थे। हाँ, नवंबर 4 नवंबर के समथिंग शायद। हाँ, कन्फर्म याद नहीं है तारीख। तो पकड़ लिए पुलिस वालों ने। अब जितना मेरा दिमाग चला मैंने चलाया, नहीं छोड़े कि वेट कार में अंकिता के पास चल और चलना तो पड़ेगा क्या तुमको। मैंने बोला ठीक है, मेरी बाइक खड़ी है पार्किंग में, वहाँ से मैं बाइक लेके आऊँगा, फिर उसके बाद मैं चलूँगा। तो मैंने पुलिस वालों को घुमाना चालू कर दिया अंदर स्टेशन में कि इधर मेरी बाइक खड़ी है, इधर मेरी बाइक खड़ी है। मिली नहीं, बाइक खड़ी हो तो मिले, बाइक तो मैंने एक साइड में खड़ी कर दिया था। तो वो घूम घूम के थक गए, वो बोले कि भाई तू तो हमको चकमा दे रहा है, तू चल। तो ज़बरदस्ती मेरे को कार में घुसाने लगे। मैंने कार को पैर से लात मार के बंद कर दिया खिड़की को। मैं कहा मैं नहीं बैठूंगा, मैं जाऊँगा तो बाइक पे जाऊँगा। तो वो ज़बरदस्ती बिठाने लग गए। तो मैंने बोला कि यार देवत 1 मिनट, मेरे को सर्दी लग रही है, 2 मिनट छुड़वा तो दे मेरे को यार, मैं कौन सा क्या कर रहा हूँ यार। तो उधर तपन चल रहा था, आग लगी हुई थी, मतलब उधर तपने के लिए सब बैठे हुए थे। तो मैं कहा यहाँ बैठते 2 मिनट, मैं आपके साथ चलता हूँ। ठीक है, बाइक छोड़ दो इधर ही। तो उन्होंने मेरे को थोड़ा सा छोड़ के चारों तरफ पुलिस वाले खड़े हो गए और मेरे को छोड़ दिया थोड़ा सा। तो मैं तो मौका ढूंढ रहा था, मगर ये मेरे को छोड़े, मैं कैसे भी करके निकल जाऊँ, क्योंकि मेरे को पकड़ रखे थे तो मैं भाग नहीं सकता था। तो जैसे उन्होंने मेरे को छोड़ा, मैंने कल्टी मार दी और कल्टी इतनी तेज मारी कि हाईवे में पार कराना मेरे को पता ही नहीं चला कि मैंने कब हाईवे पार कर दिया। पुलिस वाले हो ही करने लग गए, मैं सेकंडों में गायब हो गया वहाँ से। और अंधेरा था, 11 बज रही थी। उजाला तो था ही, लेकिन इतना उजाला भी नहीं था कि बारिश थी उस टाइम पे। तो मेरी चप्पल उप्पल तो खुल के रास्ते में रह गई। मैं तो कम से कम 500 मीटर इतना तेज भागा कि अगर पुलिस की भर्ती होती, आर्मी की भर्ती होती तो मैं नौकरी लग जाता। और भाग के एक मस्जिद टूटी हुई थी सामने ही, मस्जिद में चढ़ गया ऊपर। चढ़ के पहले तो मोबाइल को तोड़ा मैंने। अंकिता के पास मोबाइल नहीं था, मोबाइल मेरे पास अकेले के पास ही था। गुजरात में किसी से मैंने वो सिम ली थी फ्रेंड बना के, तो वो सिम सब तोड़ दी, मोबाइल भी तोड़ दिया। अब मैं वहाँ से मेरे को दिख रहा था पुलिस वाले ऐसे कैसे, मस्जिद पे चढ़ा ना मैं, तो वहाँ से मेरे को दिख रहे थे कि क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। जैसे पुलिस वाले इधर उधर गए और मैं मेरी बाइक लेके निकल गया वहाँ से। बाइक लेके निकल गया तो वहाँ से बाइक लेके घर पे पहुँच गया कैसे भी कर के। और अंकिता को मारो भाई आ गयो, मगर तारो भाई आ गयो ना, तारो भाई तो पावना लिया ही ला रहा। इसके भाई पुलिस वाले लेके आ गए तो दोनों फूट के रोए, बहुत रोए इस रात को। करे तो क्या करे, रात के 12 बज गए और बरसात तेज, भागे भी कहाँ। अब भाई साहब, जिसका कोई नहीं होता ना, उसका भगवान होता है। तो जब हमारे रास्ते बंद हो गए चारों तरफ की, भागे कहाँ। तो फिर मेरे को, हम पहले घर से निकले थे ना, उस टाइम पे हम दोनों ने बात की थी कि जब भी अपना काम सक्सेस हो जाएगा ना, हम तिरुपति बालाजी जाएंगे, बाल दे के आएंगे। तो काम सक्सेस नहीं हुआ, उससे पहले भगवान ने हमारे को याद कर लिया।
सारे रास्ते बंद हो गए कि कहाँ जाए कहाँ भागे। तो हमने सोचा कि तिरुपति बालाजी के चलते हैं। तो मोबाइल भी नहीं, पता भी कैसे करी कि तिरुपति बालाजी के जाते कैसे हैं। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम तिरुपति बालाजी के जाएंगे और भगवान जो भी करेगा वही होगा। तो गाइस कुछ भी पता नहीं था, अंदाजे से निकल गए। ऑटो वाले से पूछ के 50,000 रुपये जेब में पड़े थे, क्योंकि 50,000 हमने चाय के होटल में कमा लिए थे। और 50,000 रुपये लेके बैग भर के सीधा तिरुपति बालाजी के लिए निकल गए। किसी से पूछा कि भाई हमें अहमदाबाद के आगे कोई स्टेशन है तो वहाँ पे जाने के लिए कौन कहाँ से बस मिलेगी। तो उन्होंने बोला कि भाई वहाँ से मिलेगी, वहाँ जाओ। तो रात के 3 बजे बैठ गए ऑटो में। ऑटो में बैठ के उन्होंने बस स्टैंड पे छोड़ दिया। बस स्टैंड से हमने बस पकड़ी, डायरेक्ट अहमदाबाद के पास में एक स्टेशन था आनंद करके, तो वो आनंद चले गए। आनंद गए तो वहाँ पे हमने पता किया कि भाई चेन्नई के लिए तिरुपति बालाजी के लिए कौन सी ट्रेन है। तो उन्होंने डिसाइड किया। तो पूछने के बाद में उन्होंने बताया कि भाई चेन्नई के लिए तो एक ही ट्रेन बच रही है और सुबह 6 बजे है। और हम पहुँच गए थे 4 बजे, 4:30 बजे समथिंग, 1-1.5 घंटे में पहुँच गए थे अहमदाबाद से। तो 6 बजे ट्रेन आ गई। अब ट्रेन का टिकट नहीं मिले, रिजर्वेशन भी नहीं मिले और टिकट भी नहीं मिले। तो हमने बोला कि सर हम कैसे जा सकते हैं कि भाई आप चालान कटवा लो फिर जा सकते हो, लेकिन खड़े खड़े जाना पड़ेगा आपको, हो सकता है सीट मिले नहीं मिले जनरल में। तो हमने बोला भाई ठीक है हम चले जाएंगे खड़े खड़े। तो हमने चालान कटवा लिया, शायद 800 900 रुपये का दोनों ने, इतने का चालान कटवा लिए और बैठ गए ट्रेन में। तो जैसे सूरत पार हुआ और सूरत से वहाँ के कुछ यात्री बैठे तो पास में बैठे हुए थे, तो वो सब बातें करते जा रहे थे कि तिरुपति बालाजी की। तो हमने पूछ लिया कि सर आप तिरुपति बालाजी जा रहे हो? तो भाई हाँ। तो तिरुपति बालाजी के लिए वो उन्होंने बोला कि टिकट करवा लिया। अब हमको पता ही नहीं था कि पहले तिरुपति बालाजी के जाने के लिए जा रहे थे। हाँ, जबकि वहाँ जाने के लिए तो 1 महीने पहले रिजर्वेशन करवाना पड़ता है वो दर्शन के लिए। तो हमको कुछ नहीं पता। तो भगवान का, ऊपर वाले का नसीब, तो हमारे को ट्रैवल्स वाला मिल गया जो सबको टूरिस्टर रहता है ना, वो जो सबको टूरिस्ट करवाता है, घुमाता है, वो मिल गया। तो वो बोला कि भाई तुम्हारे दर्शन तो होंगे नहीं और तुम रहोगे भी कहाँ। तो उसने बोला कि चल ठीक है, दर्शन का टिकट तो तुम वहीं से ले लेना, लाइन में लगना पड़ेगा, और रूम का तो मैं तुमको दे देता हूँ, मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा है। तो भाई ठीक है। तो नसीब से हमारे को वो भी मिल गया। तो उसने बोला कि हमारे साथ चलना हो तुम, और तुम दोनों को हम पहुँचा भी देंगे, नीचे भी छोड़ देंगे, 500 रुपये भाड़ा लगेगा। मैं कहा ठीक है सर। तो वहाँ से भाग के तो आए थे हम पुलिस वाले के डर से। तो 4 दिन तो हमने तिरुपति बालाजी के निकाले। मैंने तो बाल कटवा लिए थे, तो मैं तो टकला हो गया था पूरा। मोबाइल भी लिया वहाँ पे, मोबाइल भी हमारा तोड़ दिया था। तो मोबाइल भी 7,000 का वहाँ पे नया मोबाइल लिया, रियलमी का 7,000 का था उस टाइम, 7,000 या 8,000 का मोबाइल था। तो फिर 40,000 बचे थे, 10,000 हमारे खर्च हो गए थे। तो हमको रहना था, घूमना इधर उधर ही था। तो हम तिरुपति से डायरेक्ट चेन्नई निकल गए। तो चेन्नई 4 दिन स्टेशन पे रहे, स्टेशन पे खाया, स्टेशन पे सोते थे, स्टेशन पे रहते थे 4 दिन। 4 दिन तिरुपति बालाजी के, 4 दिन चेन्नई में, 8 दिन निकल गए। फिर वहाँ से बैठे हम मुंबई के लिए डायरेक्ट। भाई अपन को स्टेशन पे ही निकालना है पूरे दिन, 1 महीना, क्योंकि मुझे पता था कि मैं 1 महीने पहले मेरी उसी जगह पे जाऊँगा तो वापस लफड़ा हो जाएगा। तो फिर 4 दिन, 1 दिन में तो हम मुंबई जाके पहुँचे, और जैसे उतरे वहाँ पे तो 4 दिन वहाँ पे निकाले। पैदल पैदल समुद्र देख लिए, इधर अच्छी अच्छी सारी चीज़ें देख ली, लेकिन पसीने में जगह बोल, और एक भी ऑटो नहीं किया। पैदल 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 4-4, 5-5, 6-6 किलोमीटर पैदल घूमे, और 2-2 बैग लटका लिए। 4 दिन मुंबई में निकाले। फिर कितने हो गए, 12 दिन हो गए। फिर हमने पैसे ख़त्म होने वाले थे, तो हमने सोचा कि भाई कब तक भागेंगे, अब तो किसी से अहमदाबाद में किसी से बात करते हैं, वापस चलते। चाय के होटल का भी बड़ा लग रहा है सब कुछ। तो हमने, जिस भाई ने हमारी सहायता की थी, दिनेश भाई ने, फर्स्ट टाइम में, उसी के पास हमने कॉल कर दिया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, और ये बात हो गई। पहले दिनेश भाई को पता नहीं था कि हमारी लव मैरिज है, लेकिन उसको फिर हमने सब कुछ बता दिया कि भाई हमारी लव मैरिज है, ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ है, तो हमारे कोई रास्ता बताओ। तो वो बोला भाई ठीक है तुम आ तो जाओ, कोई निकालेंगे कुछ रास्ता। तो आ गए उसके घर पे। तो उसके पास भी बेचारे के पास एक ही रूम था, लेकिन वो ऊपर रहता था ना, तो उसके एक छत थी ऊपर। तो भाई ठीक है तुम हमारे पास रहो और तुम छत पे सो जाना, हम यहाँ पे सो जाएंगे। उसके भी 2 बच्चे हैं, वाइफ है, बहुत मस्त वाइफ है, मेरे को तो अभी छोटी बहन की तरह मानती है। हाँ, बहुत अच्छी रखती है। हाँ। तो उसके बाद में वो भाई, मैंने बोला भाई बैठा रहूँगा तो मज़ा नहीं आएगा, कुछ काम धंधा तो होना चाहिए ना मेरे पास। तो उसने बोला कि यार तुम मेरे चाय के होटल पे आया कर, और
चाय मतलब तू मेरी दुकान पे काम मत कर, तू तो अलग हिसाब से कर। मैंने बोला कि मेरी पहचान है, चल एक काम करता हूँ कि अगर मैं 1,000 रुपये की चाय बेचता हूँ तो मुझे 200 रुपये दे देना, और 2,000 की बेचता हूँ तो 400 रुपये दे देना डेली, मैं कहीं भी घूमूँ कहीं भी फिरूँ। तो उसने बोला ठीक है। तो उसने मेरे को फिर 10 दिन तो उसके पास रखा, और फिर 11वें दिन उसने नया रूम दिला दिया कि भाई तेरे को 300 रुपये रोज़ दूंगा, तू 200 रुपये की चाय मेरे 2,000 की चाय मेरे को बेच के दे। मैं कहा ठीक है। तो 3,000 रुपये महीने भाड़ा, तो 100 रुपये तो उसके लिए निकालता था, 100 रुपये खर्चे के लिए 100 रुपये बचाता था हर महीने। तो वही स्ट्रगल वापस चालू। अहमदाबाद में आते ही 10 किलोमीटर चाय बेचने जाता था, 2,000 की चाय बेच के आता था। 10 किलोमीटर इधर जाता था, 10 किलोमीटर इधर जाता था, दुकानों दुकानों पे चाय पिया चाय पिया चाय पिया करता था। तो जो भी चाय पीते थे सबको चाय बेच के आता था, और 2,000 की चाय बिक जाती थी शाम तक। तो 1700 रुपये उसका देता था, और 300 रुपये मैं लेके आता था घर पे। शाम को 6-7 बजे घर पे चला जाता था। तो स्ट्रगल चलता रहा 1 महीने तक। उसके बाद में हमारी हो गई शादी की डेट, दिसंबर आ गई, 4 दिसंबर आ गई। जैसे 4 दिसंबर आई हम तो 2 दिसंबर को निकल गए थे यहाँ से। 2 दिसंबर को अहमदाबाद से जोधपुर के लिए निकल गए थे शादी के लिए। हमने पहचान की थी कि भाई जोधपुर में हाई कोर्ट से शादी करना था। मैं कहा ठीक है। तो हम जोधपुर चले गए। जोधपुर गए तो वहाँ से वकील को किया 20,000 में। हमारे पास तिरुपति बालाजी के खर्च हो गया था पैसा तो, और 5-6 हज़ार इधर कमाया था चाय के होटल पे वापस उस बाइक की भी। तो ऐसे कर 40-45 हज़ार वापस हो गए हमारे पास। तो 20,000 तो वकील ने मांगा, और भाई ठीक है तुम्हारी शादी हो जाएगी। मतलब इतने फेरबदल हो गए, लेकिन अभी तक भी हमारे माँ बाप से हमने बात नहीं की। अभी तो स्टोरी चलती जा रही है। तो मेरे माँ बाप से बात करे हुए 3-4 महीने निकल गए, कोई पता नहीं मेरे माँ बाप के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कुछ भी मेरे को नहीं पता। तो देवा से भी फिर मैंने बात करना बंद कर दिया, क्योंकि मैंने तो जगह छोड़ दिया था, भाग गया था ना मैं दोनों सन छुड़ा के। तो हमने जगह बदल दी। तब वकील ने 2 दिन का नाम लेके 6 दिन में तो हमारी शादी कराई। 6 दिन तक हम होटल में रहे, 1,000 रुपये रोज़ का भाड़ा था। तो 6 दिन में 6,000 मतलब वो। शादी तो वो डॉक्यूमेंट्स पे साइन तो हो गए थे 4 हाँ, तारीख लेकिन को। हाई कोर्ट में हमारे को फेरे भी प्रोटेक्शन हो चाहिए गए था। थे, फेरे वेरे सब हो गए थे, 4 को हो गए थे। इनके बर्थडे के दिन ही हमारी शादी हाँ, हुई थी। लेकिन हमारे को प्रोटेक्शन चाहिए था ना हाई कोर्ट से, प्रोटेक्शन, हाँ वो प्रोटेक्शन नहीं मिला। तो नहीं मिला था उसके लिए हम 6 दिन वेट किया, फिर प्रोटेक्शन मिला। फिर जैसे प्रोटेक्शन मिलते ही यहाँ पे अहमदाबाद आ गए। वापस अहमदाबाद आते हमारी चाय के होटल पे आ गए। हमारे चाय के होटल पे आते ही तो 5,000 या 6,000 तो उसका भाड़ा वो हो गया कर्जा, और पूरा माहौल ख़राब। वापस चाय की होटल स्टार्ट की, फिर 3-4 दिन तक वापस वही मेहनत पहले वाली, धड़ाधड़ तगड़ी वाली मेहनत। तो फिर मैंने, मेरे एक बहन का देवर है इंदिरा जी, तो मेरी शादी हो गई तो मुझे मेरा डर खत्म हो गया। तो मैंने इंदिरा जी को फ़ोन किया मैसेंजर पे, फेसबुक पे। तो उनको मैंने मेरी पूरी डिटेल बताई कि भाई मेरी शादी वादी हो गई, तो मेरे डॉक्यूमेंट्स मैं किसको भेजूँ। अब वो मेरी किस्मत में भगवान ने पता नहीं क्या लिख के भेजा कि मैंने वो जो कागज़ थे ना वो मैंने थाने में नहीं भेजे, और मैंने मेरे घर वाले के एड्रेस पे भेज दिए। अब मेरे घर वाले को तो वैसे गांव वाले पहले टॉर्चर कर रहे थे हर प्रकार से, मेरे को तो नहीं पता था। अब बताते हैं कि इतना इतना टॉर्चर हुआ। मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे बहन भाई, सब ने मेरे पापा मम्मी का साथ छोड़ दिया, गांव वालों ने साथ छोड़ दिया, भाई बहन तो खैर बात ही छोड़ दो, उनका तो नाम लेना ही मतलब मेरा पूरा दिन खराब चला जाएगा। तो सब ने साथ छोड़ दिया, परछाई तक ने साथ छोड़ दिया मेरे पापा मम्मी का, परछाई तक ने। और मेरे माँ बापों को इतना टॉर्चर किया जा रहा था, इतना टॉर्चर किया जा रहा था जिसकी कोई हद नहीं है। अब टॉर्चर तो हो ही रहे थे, उसके बावजूद एक और मैंने गलती कर दी कि मैंने कागज़ मेरे पापा के एड्रेस पे भेज दिया। और मेरे पापा ने क्या गलती कर दी कि उस कागज़ों को जब पोस्ट ऑफिस वाला देने आया तो मेरे पापा ने लेके थाने में दे दिया। अब लोगों को जब थाने में देके आया तो पुलिस वाले ने बताया कि भाई इसके पापा ने ये कागज़ दे के आया, इसका मतलब इसका पापा इसका साथ दे रहा है मस्तराम का लव मैरिज में, गाँव के मैटर में। और मेरे पापा से मेरी बात तो क्या, मैंने मेरे पापा की आवाज़ सुने हुए 4 महीने हो गए थे, मुझे 1% नहीं पता। और मेरा पापा यार गाय जैसे मेरे पापा मुझे सपोर्ट तो करना नहीं, मेरे गोली मार देते उस टाइम पे अगर मैं मेरे पापा से बात भी कर लेता तो गांव वालों ने सोचा कि इसके पापा का हाथ है और इसके पापा ने शादी करवाई। तो मेरे पापा के पीछे पड़ गए भाई, मेरे पापा को ज़बरदस्ती टॉर्चर करने लग गए तगड़े तरीके से, जितना भी टॉर्चर हो सकता था ना वो टॉर्चर किया उन्होंने। फिर टॉर्चर किया तो उस टाइम पे जिस टाइम पे मेरे पापा को टॉर्चर किया जा रहा था उस टाइम पे मैं वापस जोधपुर चला गया था वापस, क्योंकि तो जब मेरे कागज थाने में चल गए थे तो
इंदिरा जी से मेरी बात होने लग गई थी। इंदिरा जी ने बोला कि यार ये तेरे कागज नहीं मानने होंगे, तेरे को पेश होना पड़ेगा एक बार उनियारा थाना में। तो मैंने बोल दिया मैं किसी भी कीमत में उनियारा थाना में तो पेश नहीं हूँगा, वहाँ तो मेरे को लोग वैसे ही मार देंगे, गाँव का मैटर है। तो मैंने जोधपुर, पहले तो मैं कमिश्नर सर के पास गया, फिर कमिश्नर सर जाके मैंने रिक्वेस्ट की, अंकिता ने रिक्वेस्ट की, फिर कमिश्नर ने हमारे को डिप्टी के पास भेजा, फिर वो एसआई के पास, पता नहीं किस किस के पास हमारे को भेजा गया। तो हम वहाँ पे गए, हमने रिक्वेस्ट की, महिला थाना से सबसे गुजारिश की कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, हमारे बयान हो तो यहीं पे हो। तो उन्होंने लास्ट में डिसीजन लिया कि ठीक है तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, पुलिस यहीं आ जाएगी तुम्हारी उनियारा थाने की, ऑनलाइन करवा देंगे तुम्हारे बयान। तो हम हमारे बयान लेने उनियारा पुलिस जोधपुर पहुँच गई। तो जोधपुर पहुँची तो पुलिस वाले भी पहचान वाले थे, तो वो बोला कि नहीं आपको तो उनियारा चलना पड़ेगा। तो मेरा अंकिता रोने लग गए। मैं कहा सर यहीं पे मार दो, यहाँ पे चाकू निकाल दो, हमारे गोली मार दो, लेकिन हम गाँव में नहीं जाएंगे किसी भी कीमत पे, किसी भी उस पर। तो कैसे भी कर के हमारे कोर्ट से डायरेक्ट, हाई कोर्ट से डायरेक्ट ऑनलाइन बयान हो गए और हम हो गए वहाँ से फ्री हो गए। और मेरे पापा को टॉर्चर किया जा रहा था गाँव में, मेरे पापा को ब्लैकमेल किया जा रहा था, वहाँ के लोगों ने मेरे पापा के साथ ज्यादती भी की, लड़ाई झगड़े भी किए। लेकिन जो भी हुआ ऊपर वाले ने किया, लोगों ने किया, उनकी सज़ा तो उनको मिल ही जाएगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। मैं नहीं देंगे, हम नहीं देंगे तो ऊपर वाला देगा, देने वाला तो है ही कोई। तो भाई साहब हम आ गए वापस अहमदाबाद में आ गए, फिर वापस होटल चालू कर दी। अब होटल पे इतनी मेहनत चालू कर दी ना वापस आके कि एक दिन की कमाई 3,000 रुपये, 2,500 रुपये, 2,000 रुपये, वही 10 किलोमीटर भागना, सब कुछ वही चालू कर दिया। और साइकिल ले ली एक छोटी सी, जिसका नाम रख दिया मैंने BMW, जिसपे मैं चलाऊँ ना तो मेरे पैर आगे के हैंडल पे भी हटते थे। और ये फिर घर पे लेके जाए ना तो सब इतनी हंसी उड़ा देते, मेरे को जबरदस्ती साइकिल पे बिठाए। इसको मैं साइकिल के पीछे बिठा के लेके जाता था मेरे घर पे कि वैसे अपने यार BMW है उस टाइम पे, तो उसमें छोटा सा टिफिन रख के, पता है मतलब सही वो लाइफ बहुत मजेदार थी, बहुत मेहनत करते थे, बहुत खुश मेहनत करते थे, लेकिन वो लाइफ बहुत बढ़िया थी। लेकिन बढ़िया इसलिए नहीं थी कि मेरे माँ बापों को टॉर्चर किया जा रहा था, हम तो मेहनत कर रहे थे, ठीक है भाई, जिससे भी तैसे भी कर रहे थे। लेकिन उधर मेरे माँ बापों को ये बोला जा रहा था कि भाई तुमने तुम्हारे लड़कों लड़कियों की शादी करवाई, और मेरे निर्दोष माता पिता को टॉर्चर किया जा रहा था। उससे बेड स्टोरी मेरी लाइफ की मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकती है। मेरी ज़िंदगी की सबसे बेड स्टोरी है वो कि मेरे माँ बाप को टॉर्चर किया जा रहा था बिना वजह। और मेरे मम्मी पापा का, आप गांव को तो छोड़ दो, मेरा कोई भी रिश्तेदार साथ नहीं दे रहा था। मेरे पापा की कोई गलती नहीं थी, मम्मी की कोई गलती नहीं थी, उसके बावजूद भी हमारा कोई साथ नहीं दे रहा था। तो भाई साहब इतनी स्टोरी, तो ये तो स्ट्रगल हो गया हमारा। अब होती है मेन एंट्री अब होती है हमारे दुखों की। अब क्या होता है कि थोड़े दिन चलता है, 1-2 लाख हम कमाते हैं चाय के होटल में। तो गाइज दिसंबर में वापस आके हमने काम चालू किया, और 1 महीने के ज़्यादा भी नहीं तो 50-60-70 हज़ार रुपये हम चाय के होटल में कमाने लगे, क्योंकि हम बिमल, गुटखा, मसाला सब कुछ रखने लग गए थे। और मैं भागता था दबा की, तो 2-2 हज़ार की, 2,500-3-3 हज़ार की चाय डेली बेच के आता था मैं, पैदल। फिर साइकिल ले ली, साइकिल पर ज़्यादा भागने लग गया। फिर मैंने एक लड़का भी रख लिया 4-5 हज़ार में। वो लड़का इतना अच्छा था ना बेचारा, वो भी कम से कम 1,000 रुपये 1,200 रुपये की चाय बेच के आता था। बहुत मस्त, 1,000-1,200 की चाय बेच के आता था। 1,000-2,000 की मैं तो पुराना था तो मेरी पहचान थी, तो 1,000-2,000 की तो मैं बेचता था, और 1,000-1,200 की बेचता था। और अंकिता वहाँ पे खड़ी खड़ी चाय बनाती थी, तो 100-200-500 रुपये की इसके पास बिक जाती थी। तो 2,500-3 हज़ार का टर्नओवर होना चालू हो गया डेली का, 70-80 हज़ार रुपये महीने। तो 2 महीने में हमने 1.5 लाख रुपये कमा लिए। 2 महीने में सब बड़ा बड़ा खर्चा पिर्चा सब काट के हमने 1.5 लाख रुपये कमा लिए 2 महीने में। तो जैसे फरवरी ख़त्म हुई, मार्च लग गई, मार्च होते ही कोरोना आ गया। अब कोरोना में जब चाय की होटल पे चलती थी ना हमारी, तो कोरोना आ गया। कोरोना आते ही हमारी पहचान हो गई, मतलब चाय के होटल में हमारी पहचान हो गई एक यूपी और राजस्थान के भैया। राजस्थान का तो कोई राजपूत करके था, और यूपी का केवट करके था। तो वो करते थे 2 नंबर का धंधा, और वो कुछ एटीएम का करता था। हमको तो नहीं पता था, हमारे सामने तो गए चाय पीते थे ना, तो बातें करते थे कि यार मेरे आज 20 हज़ार आ गए एटीएम में, 30 हज़ार आ गए। मैंने बोला यार मेरे को बता दो यार, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतना भागता हूँ, मेरे को सिखा दो यार एटीएम का, तो मैं भी सीख लूँगा। कोई फ्रॉड का धंधा नहीं होगा तो मैं कर लूँगा, अच्छा धंधा होगा। कि नहीं, 1 नंबर धंधा है, कोई दिक्कत नहीं है क्या। और मैं कहा ठीक है। तो जैसे कोरोना लग गया, लगते ही वो लोग तो फिर मेरे पास आए, क्योंकि बिमल गुटखा मिलना बंद हो गए, तो उनसे मेरी अच्छी जानकारी हो गई, भाई बंद बन गए वो मेरे।
तो वो बोलते हैं कि ठीक है मस्तराम, तेरा काम धंधा बंद हो गया, हमारा चल रहा है, तो तू ऐसा कर, तेरे एटीएम में 50,000 डाल के दे, तेरे को 1,00,000 रुपये करके देंगे। मतलब 50,000 तू डाल के देगा ना हमको, वो तो हम निकाल के तेरे को शाम की ला के दे देंगे और तेरे अकाउंट में ही 50,000 वापस आएंगे। तो 50,000 वो 50,000 वो 1,00,000 रुपये जाएंगे। अगर ठीक है भाई साहब कर दो। और 1-1.5 लाख रुपये मैंने कमाया था, तो 1,00,000 रुपये तो मेरे कर्जा हो गया था, और वो कर्जा किसका हुआ था बताऊँगा। और 50,000 रुपये हमारी जेब में थे, तो 50,000 मैंने पूरे के पूरे उसके अंदर डाल दिए, उस बंदे के। और देखो अंकिता के पेट में था 3 महीने का बच्चा उस टाइम पे अंकिता के पेट में 3 महीने का बच्चा था। और ये मैटर हो गया, तो वो लेके चला गया 50,000। अब 50,000 लेके गया ना, वो आया ही नहीं। एटीएम भी ले गया और 50,000 भी ले गया, आया ही नहीं वापस। फ़ोन कर करके थक गया, दोनों रोने लग गए, हताश हो गए। भाई 50,000 थे, तेरे पेट के बच्चे को भी दिखाएंगे कैसे, सब कुछ बहुत बुरी कंडीशन थी। बहुत बुरी कंडीशन हो गई। 50,000 लेके भग गया, नहीं फ़ोन उठाए, 4 दिन निकल गए। केस के लिए भी मैंने बोला तो लोगों ने बोला भाई तेरे पास पैसा भी नहीं है, पुलिस वाले पैसा मांगेंगे, तेरा कुछ नहीं होने वाला। वो तो यूपी का है, वैसे भी हाथ नहीं आएगा। 50,000 के लिए कौन आता है, गलती तेरी है कि तूने उसको एटीएम दिया। तो हम तो इतने हताश हो गए कि बस काम बंद, सब कुछ बंद। कोरोना था ना उस टाइम पे, हाँ, तो कुछ कर भी नहीं सकते थे, कहीं जा भी नहीं सकते थे। और ये सोच लो कि खाने का भी पैसा नहीं बचा। बहुत। हाँ, तो लेके भग गया, क्या कर सकते हैं, लेके भग गया। उसका नसीब का उसको मिला होगा, हमारे नसीब को हमारे को मिला। तो वो तो भाग गया भाई साहब। फिर उसके बाद में 2 महीने बाद में वापस दुकान खुल गई। अब वापस दुकान खुली तो मार्च अप्रैल मई में दुकान खुली शायद। तो मई में दुकान खुली तो देखो, अब एक भाई साहब मिले हमको गुज्जर समाज के, अहमदाबाद में। बहुत पैसे वाला था और बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर था, और कांग्रेस में भी उसका कुछ मतलब राजनीतिक है। वो इतना नीच इंसान कि उसको गुज्जर समाज, मतलब वो गुज्जर समाज का हो ही नहीं सकता, वो गुज्जर हो ही नहीं सकता। उसने हमारे साथ इतनी बुरी चोट की। वो मिल गया, वो हमारे चाय के होटल पे आया, तो श्री देव नारायण भगवान चाय के होटल पे लिखा हुआ था। तो वो बोला कि हमको, अरे गुज्जर हो भाई साहब? मैं कहा गुज्जर है। और बढ़िया पहचान हो गई। अब वो कहाँ का है, उसका गोत्र क्या है, वो मैं अलग से बताऊंगा, अभी मैं नहीं बताऊंगा, मेरी मजबूरी है। अलग से बताऊंगा, उसकी पूरी पोल खोलूंगा एंड तक की, वो कैसी सोच है, क्या है वो। अब वो मिल गया तो 2 दिन तक हमारे होटल पे चाय पीने आया, बढ़िया पहचान हो गई। हम भी तरसते थे कि हमारा कोई गुज्जर मिले, हमारे समाज का कोई बंदा मिले। लानत है उस पर। अरे मैं तो नफरत करता हूँ ऐसे, मतलब कि मेरे समाज में वैसे कुत्ते हैं जो एक कीड़े हैं। तो उसने भाई साहब 2-3 दिन तक आया हमारे होटल पे, तो बढ़िया पहचान हो गई। तो मैंने उस पर विश्वास कर लिया, मेरी स्टोरी मैंने उसको शेयर कर दी। मगर यार मैंने ऐसे लव मैरिज की है, और कोरोना में चाय के होटल भी बंद हो गए, पता नहीं महीना 15 दिन और चलेगी, कोरोना और लग जाएगा, फिर बंद हो जाएगी, तो मेरे को कोई काम दिलाओ अच्छा सा। अरे क्या तुम टेंशन काहे को करते हो मस्तराम जी, मैं हूँ ना तुम्हारा भाई। तो बढ़िया तीनों बैठ गए हम दोनों ने पूरी बातें शेयर कर दी। इसके माता पिता के बारे में पूरा बता दिया, इसके भाई के बारे में बता दिया, मेरे घर वालों के बारे में बता दिया, पूरी स्टोरी मैंने खोल दी कि अपने गुजर समाज का मिला है, अच्छी हेल्प करेगा अपनी। तो दूसरे दिन आया और अंकिता के माथे पे हाथ रखा कि आज से मेरी बहन है और मरते दम तक इसको बहन मानूंगा। हम तो और ज़्यादा खुश हो गए। मैं कहा यार चलो, बेचारे अंकिता के कोई नहीं है, आज चलो भाई तो मिल गया अंकिता को। भाई साहब उस बंदे ने बहन भाई बना लिए। वो बोला पेट में बच्चा था 4 महीने का, तो वो बोला कि यार अब अंकिता से चाय के होटल पे काम नहीं होगा, तुमको अंकिता को रूम पे रहने दिया करो और मैं तुमको जॉब लगा देता हूँ और चाय के होटल बंद कर दो, कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरे को भी बेस्ट लगा। मैंने बोला कि किसी में नौकरी लगाओगे कि यार मेरे कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, उसमें आप जॉब करो, 20-25 हज़ार रुपये महीने दे दूँगा, सुपरवाइज़र बना दूँगा तुमको। मैं कहा ठीक है। अब 2 दिन तक उसी के साथ में काम सीखने चला गया। तो मेरे को पसंद आया काम कि सिर्फ लोगों को देखना है, लेबर को ही देखना है, तो करते हैं काम। तो भाई ठीक है। अब अंकिता को मेरे रूम पे छोड़ने लग गया, तो अभी मैं वहाँ पे जाने लग गया उसके साथ काम पे। तो 2 महीने काम किया। हमारे घर पे वो कभी भी नहीं आता था, बस बातचीत करते थे हम, बढ़िया रिश्ता बनता था। तो हम दोनों साथ रहते थे ना वोन में, तो मैं दिखा देता था कि अंकिता का भाई है, अंकिता का पापा है, हम ऐसे गांव में रहते थे, हम वहाँ पढ़ते थे, सब हमने स्टोरी बता दी उसको। तो भाई साहब उसने पता नहीं क्या प्लान चालू किया, अंकिता के पास फ़ोन करने लग गया कि बहना कैसी है, तेरे को मस्तराम लड़ता तो नहीं है ना,
तेरे को डांटता तो नहीं है ना। ये बोले भाई नहीं भैया, वो मेरे को क्यों डांटेगा, क्यों लड़ेगा, वो तो मेरे साथ ही, मेरे को साथ ही लेके आ गया, हम हमारे तो कोई नहीं है यहाँ पे वैसे भी, तो हमको क्यों डांटेगा। तो कि नहीं ऐसा कर, मैं तेरे घर वाले से बात कर लेता हूँ, तू मस्तराम को छोड़ दे और तू चले जा गाँव में, मैं तेरे को छुड़वा दूंगा। अंकिता तो भाई साहब डर गए भयंकर तरीके से कि ये तो ज़बरदस्त आदमी है यार। तो 10-15 दिन तक अंकिता के पास कॉल करे मेरे पीछे से, और अंकिता को टॉर्चर करने लग गया। अंकिता भी मेरे को नहीं बताया अंकिता को, अब अंकिता मेरे को क्यों नहीं बताया उसका मैं कारण बताता हूँ। उसने भाई साहब, हम दोनों चाय बनाते थे, उसका फ़ोटो ले रखा था। हम दोनों घर पे खाना खा रहे थे, तो वो हमारे घर पे एक बार चाय पीने आया था, उसका फ़ोटो। फिर मैं उसके पास ही काम करने जाता था, वहाँ की फ़ोटो लेके, और अंकिता को टॉर्चर करने लग गया कि तू तेरे घर वाले के पास चली जा, और मैं तेरा भाई हूँ, इसलिए मैं तेरे को बोल रहा हूँ, तेरा अच्छा साफ सोचता हूँ, तो उसके पास चला जा, तू इस बंदे के पास कुछ नहीं रहेगी, और तू चले जा, इसको छोड़ दे। और तू अगर मस्तराम को नहीं बताना, मस्तराम को तू बताएगी तो देख ले, मेरे पास फ़ोटो वोटो है, हम सब शेयर कर देंगे। अंकिता भाई मैं रोज़ घर पे आऊँ, मेरे को टेंशन में मिले, रोज़ घर पे आऊँ टेंशन में मिले। इसने 6-7 दिन तक तो उसकी बातें सुनी, और 8वें-9वें दिन मेरे को बता दिया इसने कि बाबू ऐसे ऐसी बात है, वो मेरे को टॉर्चर करता है। और तो फिर मैंने उसको कॉल करके फ़ोन किया कि भाई यार, मैं तेरे चक्कर में तो मैंने नौकरी छोड़ दी, मेरी चाय की होटल बंद कर दी, और तू ऐसे ऐसे क्यों कर रहा है। अरे कि यार मस्तराम, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि तू तेरे घर पे चल जा, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि तुम्हारे घर वालों से तुम्हारी एकता करवा दूंगा, और तुम ऐसे ऐसे तुम्हारे माँ बाप से मिल लो, रही है ना वो। तो उसने साले ने मेरे को फिर चूतिया बना दिया। अब मैं विश्वास करता था उसके ऊपर दबा के, मगर ठीक है। अब भाई साहब उसने ऐसी बातें बोलना तो बंद कर दिया। 3-4 महीने निकल गए, मैं बढ़िया जॉब करता रहा, हमारी ज़िंदगी निकलती रही, और मेरे माँ बाप को जो टॉर्चर कर रहे थे वो टॉर्चर करते रहे, जो भी होता रहा क्योंकि मेरे माँ बाप से मेरी बात होती नहीं थी, मेरी इंदिरा जी से बात होती थी, और इंदिरा जी मेरे घर पे बात करते थे, मेरे घर की पूरी चीज़ इंदिरा जी मेरे को बताते थे कि भाई ये चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, तेरे घर में ऐसा है ना वैसा है, जो भी है भाई ठीक है। मैं कुछ था भाई ठीक है, अभी जो भी होना था हो गया, अभी ठीक है। अभी अंकिता के 6 महीने का बच्चा हो गया, 2-3 महीने निकल गए, 6 महीने का पेट में बच्चा गया। तो भाई साहब उस इंसान की मनसा दिखाता हूँ मैं, गुजर समाज के कीड़े को, मैं भी गुजरूँ लेकिन उस कुत्ते की औकात दिखाता हूँ। अंकिता को क्या बोलता है एक दिन फ़ोन करके कि तू मेरे से बात करने लग जा, और मैं तेरे से प्यार व्यार करता हूँ, और मैंने भाई तेरे को इसलिए बनाया है कि तू मेरे से बात करने लग जा, और अगर तू मेरे से बात नहीं करेगी तो मैं तेरे को पकड़वा दूंगा।